कहते हैं महलों की दीवारों के पीछे केवल सोना ही नहीं होता, बल्कि छुपे होते हैं कहीं गहरे राज भी। एक ऐसे राजा विक्रम सिंह, जिनकी दहाड़ से रियासत भी कांपती थी, पर उनके ही महल में उनकी ही रानियां, सेनापति और दासियां खेल रहे थे एक ऐसा खतरनाक खेल कि राजा को हटाओ और ताज पर राज करो। लेकिन तभी उनके बीच आई नई और सबसे छोटी रानी नारंगी, जिसने उस खेल से उठाया पर्दा और सामने आया एक ऐसा सच जिसने गद्दी की नींव तक हिला डाली। राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डी के मंथन एआई में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुने, जिससे आप कहानी का पूरा लाभ ले सके। प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था नवलगढ़। इस राज्य पर राज करते थे विक्रम सिंह, जिनकी गिनती उस समय के सबसे प्रभावशाली और पराक्रमी राजाओं में होती थी। प्यारे दोस्तों, राजा विक्रम सिंह को शिकार का बेहद शौक था। जंगलों में घूमते, बाण चलाते और अपने शौर्य का परिचय देते रहते। उनकी दो रानियां थीं, रानी रत्नावती और रानी माधवी। राजा का प्रेम भी दोनों रानियों के प्रति बराबर था। दोनों रानियों से राजा विक्रम सिंह को एक एक पुत्र भी था। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। कई घंटे बीतने के बाद भी जब उन्हें कोई शिकार नजर नहीं आया, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और जंगल के भीतर जाया जाए, शायद वहां कुछ शिकार मिल जाए। यह सोचकर वे अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ घने जंगल के अंदर तक चले गए। प्यारे दोस्तों, पेड़ों की घनी छांव, हवा में काई की नमी और दूर कहीं से आती जंगली पक्षियों की आवाजें जंगल को और अधिक गहरा और डरावना बना रही थीं। तभी अचानक सामने आया एक खूंखार शेर। राजा ने सावधानी से अपने हथियार उठाए, निशाना साधा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल पीछे से एक और शेर ने छलांग लगाई। हमला इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सैनिक भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। प्यारे दोस्तों, जिंदगी और मौत का फैसला कभी तलवारें या तीर नहीं करते, वक्त करता है, क्योंकि उस वक्त राजा का जीवन भी एक धागे पर टिका था। तभी कहीं से दो हंसिए हवा में लहराते हुए आए और बिजली सी तेजी से उन शेरों की गर्दनों पर जा लगे, और अगले ही पल वह खूंखार जानवर वहीं पर ढेर हो गए। प्यारे दोस्तों, राजा और उनके सैनिक कुछ क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गए कि यह कैसे हुआ। तभी उनकी नजरें उसी दिशा में दौड़ी जहां से हंसिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक सफेद घोड़े की पीठ पर सवार एक अजनबी युवती बैठी है। तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, जैसे साक्षात कोई देवी का रूप हो। प्यारे दोस्तों, ये वही युवती थी जिसने पलक झपकते ही राजा की जान बचाई थी। वह युवती घोड़े से उतरकर राजा के पास आई। तभी राजा ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने केवल हमारी जान ही नहीं, बल्कि हमारी प्रजा की सुरक्षा भी बचाई है, इसलिए हम आपके ऋणी हो गए। कहिए, इस उपकार के बदले आप क्या चाहती हैं? जो भी मांगेगी हम देंगे। प्यारे दोस्तों, युवती कुछ पल तक तो मौन रही, जैसे सोच में डूबी हो। फिर बोली, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक नहीं 3 वचन दीजिए। राजा ने बिना झिझक हामी भरी और बोले, बताओ क्या मांगना चाहती हो? युवती ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन महाराज, आप अपने वचनों से मुकरेंगे तो नहीं ना? प्यारे दोस्तों, राजा को यह बात थोड़ी खटकी, मगर संयम से बोले, हमारे वचन पर संदेह करना नादानी है, पर आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए इस भूल को हम क्षमा करते हैं। अब युवती बोली, तो महाराज, पहले अपने सैनिकों को थोड़ी दूरी पर भेज दीजिए, क्योंकि यह वार्तालाप केवल आपके और हमारे दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। युवती की बात सुन राजा ने अपने सैनिकों को संकेत किया। अपने महाराज के आदेश को मानते हुए सारे सैनिक दूर चले गए। प्यारे दोस्तों, अब राजा और युवती आमने सामने थे। तभी युवती मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरा नाम नारंगी है और मुझे खाने में नारंगियां बेहद पसंद है, इसलिए मेरा पहला वचन यह है कि आप मेरे लिए अपने राज्य में एक नारंगियों का बाग लगवाइए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी यह पहली मांग स्वीकार है। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए नारंगियों का एक सुंदर बाग बहुत जल्द लगवा दिया जाएगा। युवती की आंखों में अब एक अलग चमक आ गई थी। उसने शांत स्वर में आगे कहा, महाराज, मेरा दूसरा वचन यह है कि आपको मुझसे विवाह करना होगा। प्यारे दोस्तों, यह शब्द सुनते ही राजा के चेहरे पर
क्षण भर को क्रोध और आश्चर्य दोनों उतर आए, जैसे जंगल की हवा भी ठहर गई हो। लेकिन अपने ही दिए हुए वचन की बेड़ियों में बंधे होने के कारण वे मौन ही रहे। तभी नारंगी ने बिना रुके तीसरी मांग भी रख दी और कहा कि मेरा अंतिम वचन यह है कि आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्यारे दोस्तों, राजा की नजरें कुछ पल तक तो उसके चेहरे पर ऐसे ही टिकी रही और मन ही मन सोचने लगे कि वैसे भी राजघरानों में कई विवाह होना एक सामान्य बात है, तो क्यों ना इस वचन को भी पूरा कर दूं। और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हम अपने सभी वचन निभाएंगे, तुम्हारी तीनों मांगे हमें मान्य हैं। और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि हम इस युवती से यहीं इसी जंगल में विवाह करेंगे। विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। प्यारे दोस्तों, सैनिक आपस में हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि यह साधारण सी दिखने वाली छोटे कद की लड़की महाराज के योग्य कैसे। उनके मन में यही सवाल दौड़ रहा था, लेकिन अपने राजा का ही आदेश था, तो न तो आदेश को टाला जा सकता था और न ही अपने राजा से इसके बारे में सवाल किया जा सकता था। प्यारे दोस्तों, राजा और नारंगी का विवाह वहीं जंगल में संपन्न हुआ। इसके बाद राजा अपनी नई रानी नारंगी और सैनिकों के साथ महल की ओर रवाना हुए। जैसे ही काफिला शहर की हद में पहुंचा, खबर राजमहल तक पहुंचा दी गई ताकि दोनों बड़ी रानियां स्वागत की तैयारी कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब दोनों रानियों ने यह समाचार सुना तो रानी रत्नावती और रानी माधवी दोनों आपस में उलझी सोचों में घिर गई कि हमारे महाराज तो शिकार पर गए थे, तो क्या यह रानी कोई जंगली लड़की है? अगर सच में वह अत्यंत रूपवती और गुणवान निकली तो महाराज का मन तो पूरी तरह उसी पर ठहर जाएगा और हमारा मान सम्मान घट जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह चिंता और जिज्ञासा उन्हें एक साथ खचोट रही थी। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी और दासियों के संग स्वागत की तैयारियों में लग गई। कुछ समय बाद महाराज अपनी नई रानी नारंगी के साथ महल के द्वार पर पहुंचे। तभी जय जयकार की गूंज ने पूरे आकाश को भर दिया। आमजन भी इस अनोखी शादी की खबर सुनकर उमड़ पड़े थे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही रथ का पर्दा उठा और नारंगी रानी रथ से उतरी, तभी भीड़ में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। एक व्यक्ति बोला कि यह रानी तो कद में भी छोटी है और चेहरे से भी साधारण सी दिखती है, इसमें महाराज को क्या दिखा होगा? पर बड़े लोगों के फैसले बड़े लोग ही जाने। अब दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, इसमें जरूर कुछ खास होगा, तभी महाराज ने इसे अपनाया होगा। तभी उनके पास में खड़ी एक स्त्री ने कहा, तुम लोग हर जगह कमी ही खोजते हो, मुझे तो यह रानी लंबी, सुंदर और चेहरे के तेज से देवी सी लगती है। तभी कुछ पुरुष भी सहमति में बोले, हाँ, यह बात तो सच है कि जो जिस नजरिए से देखता है उन्हें वैसा ही नजर आता है, पर हमें तो इस रानी में सौंदर्य और तेज दोनों ही नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, अजीब था यह रहस्य। अधिकांश लोगों को नारंगी रानी छोटे कद वाली और साधारण सी दिख रही थी, पर कुछ लोगों को वह अलौकिक रूप और आभा से भरी देवी समान प्रतीत हो रही थी। तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर आरती का थाल लिए खड़ी रानी रत्नावती और रानी माधवी भी जैसे ही रानी नारंगी को देखती हैं, उनकी आंखें भी अवाक रह जाती हैं और दोनों आपस में ही फुसफुसाने लगती हैं कि क्या महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो इस छोटे कद वाली और साधारण सी दिखने वाली युवती को ब्याह लाए। ना जाने महाराज को इसमें क्या नजर आया, लेकिन अगले ही पल उनके मन में एक अलग सी तसल्ली भर आई कि अच्छा ही है, हम इससे ज्यादा रूपवती हैं, जिससे महाराज का ध्यान अंततः हम पर ही बना रहेगा। हो सकता है यह शादी किसी उपकार के कारण की गई हो। प्यारे दोस्तों, सोच बदलते ही उनके चेहरे पर स्वागत की मुस्कान फिर से लौट आई और उन्होंने खुशी खुशी महाराज और नई रानी का स्वागत किया। तभी राजा ने परिचय करवाते हुए कहा, यह आपकी छोटी रानी नारंगी है, इन्होंने आज 2 शेरों से हमारी जान बचाई है। तभी नारंगी रानी ने बड़ी रानी रत्नावती के चरण स्पर्श किए। प्यारे दोस्तों, जैसे ही नारंगी रानी ने चरण स्पर्श किए, वैसे ही एक अजीब सा झटका बड़ी रानी रत्नावती को महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उनके भीतर उतर गई हो। वे कुछ क्षण तो स्तब्ध होकर नारंगी रानी की ओर ऐसे ही देखने लगी, लेकिन नारंगी रानी बस शांत मुस्कान के साथ सिर झुकाए खड़ी रही। फिर नारंगी रानी ने माधवी रानी के चरण छुए। चरण छूते ही वही अनुभूति, वही अनकहा झटका माधवी रानी को भी लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि महाराज क्या जादूगरनी को पकड़ कर लाए हैं क्या?
अब राजा नारंगी रानी को उनके कक्ष की ओर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में वे उन्हें उस कक्ष में ले गए जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए थे। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, यह आपकी नई बहू नारंगी रानी है। आज इन्होंने हमारी जान बचाई है। नारंगी रानी ने भी चित्र के सामने झुककर चरण स्पर्श किया। तभी मानो एक चमत्कार सा हुआ। चित्र में बने बड़े महाराज और राजमाता की आंखों में नमी झलक आई और वह आंसू जैसे जीवंत होकर नीचे टपक पड़े। नारंगी रानी भी चित्र की आंखों में सीधे देख रही थी। उसकी नजरों में मानो एक मौन सा वचन साफ साफ दिख रहा था। नारंगी रानी चित्र की ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगी, राजमाता, पिताजी महाराज, अब मैं यहां हूं। अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। जिसने भी बीते समय में आपको पीड़ा दी है उसका पूरा हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। आपकी यह बेटी आपको वचन देती है। तभी राजा ने भारी मन से कहा, नारंगी रानी, ये मेरी बदकिस्मती है कि राजमाता और पिताजी महाराज मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर चले गए। अभी तो उनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहा। तभी नारंगी रानी ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, महाराज, उदास मत होइए। एक दिन सबको यह संसार छोड़ के जाना पड़ता है। कोई जल्दी जाता है तो कोई देर से। हाँ, पर यह भी सही है कि उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आपके दुखों को और बढ़ा दिया है। प्यारे दोस्तों, तभी राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोले, नारंगी रानी, तुम्हें कैसे पता कि उनकी मृत्यु आकस्मिक थी? अब नारंगी रानी कुछ क्षण के लिए तो चुप रही, फिर अपने आप को संभालते हुए सहज स्वर में बोली, महाराज, आपने ही तो अभी कहा कि वे हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। बस उसी से मैंने अनुमान लगा दिया। तभी राजा ने वहां खड़ी दासियों से कहा कि नई रानी को उनके कक्ष तक ले जाओ। अब दासियां नारंगी रानी को उनके कक्ष की ओर ले जाने लगी। तभी रास्ते में लगभग उनके ही उम्र की दो दासियां आपस में धीमे स्वर में बातें कर रही थीं कि कद में तो कितनी छोटी है, चेहरा भी साधारण है, हमसे तो मिलती जुलती है। आखिर महाराज को इसमें क्या पसंद आया होगा? ये शब्द नारंगी रानी के कानों तक भी पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई। जब नारंगी रानी कक्ष में पहुंची तो कक्ष में पहले से ही मौजूद एक और हम उम्र दासी ने आदरपूर्वक कहा, छोटी रानी जी, आप तो बहुत सुंदर हो, बड़ी रानियों से भी ज्यादा सुंदर। तभी नारंगी रानी ने स्नेह से उत्तर दिया, तुम भी तो सुंदर ही हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदरी तो नहीं है? प्यारे दोस्तों, दासी बेचारी शर्मा गई और बोली, अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं और सुंदर? तभी नारंगी रानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, गरीब लोग सुंदर नहीं हो सकते क्या? जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है, पर मन की सुंदरता सबको नजर नहीं आती। लोग तो बस बाहरी रूपी तन को ही देखते हैं। तभी दासी ने प्रभावित होकर कहा, अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। सच में मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। तभी नारंगी रानी ने स्नेह से पूछा, अच्छा अपना नाम तो बता। दासी ने झुककर कहा, छोटी रानी जी, मेरा नाम उमा है। नारंगी रानी ने मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। रानी नारंगी की बात सुनकर उमा शर्मा गई और कमरे की सफाई में लग गई। प्यारे दोस्तों, नारंगी रानी को राजमहल आए अभी चंद दिन ही हुए थे कि एक दिन सेनापति ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज, इस वर्ष हमारे पूरे राज्य में फसल खूब लहराई है। लगान समय से और पिछले वर्षों से कहीं अधिक मिला है। महाराज ने इस शुभ समाचार का श्रेय नारंगी रानी के आगमन को दिया। तभी सेनापति ने महाराज से कहा कि पिछले कई सालों से बारिश ढंग से नहीं हो रही थी, फसल खराब हो जाती थी, लगान भी आधा अधूरा आता था, ऊपर से किसान आरण की फरियाद करते थे। लगता है छोटी रानी का आगमन ही हमारे राज्य के लिए सौभाग्य लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे राजा भी नारंगी रानी के व्यवहार और उनकी सूझबूझ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजकीय मामलों में भी उनसे सलाह लेनी शुरू कर दी। पर यह बात रानी रत्नावती और रानी माधवी, दोनों बड़ी रानियों को भीतर तक खटकने लगी। प्यारे दोस्तों, मन ही मन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यह ठगनी रानी जरूर कोई जादूगरनी है। इसने तंत्र मंत्र करके हमारे महाराज पर जादू कर दिया है। तभी उन्हें वही सही लगता है जो यह जादूगरनी कहती है। उनके भीतर ईर्ष्या का विष अब बढ़ता जा रहा था कि कल की आई यह बोनी, जो रूप में भी हमसे कम है, उसने महाराज को हमसे दूर कर दिया है। और एक दूसरे से कहने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महल में हमारा महत्व ही खत्म हो जाएगा
और इसी सोच के साथ अब उन्होंने नारंगी रानी को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। इधर नारंगी रानी ने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, क्यों ना आज शतरंज की एक बाजी हो जाए। प्यारे दोस्तों, महाराज ने हैरानी से नारंगी रानी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, छोटी रानी, आपके कितने रूप हैं। आपने कभी बताया ही नहीं कि आप शतरंज भी जानती हैं। तभी नारंगी रानी ने विनम्र भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खेलना आता है। फिर महाराज ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो चलिए आज आपकी बुद्धि और विवेक दोनों की परीक्षा हो जाए। मैं भी तो देखूं शतरंज में आप कितनी पारंगत हैं। प्यारे दोस्तों, राजा और नारंगी रानी दोनों आमने सामने बैठ गए। मोहरे सजे खेल शुरू हुआ। जैसे जैसे चालें बढ़ती गईं, महाराज की भौएं हल्के हल्के सिकुड़ने लगीं, क्योंकि नारंगी रानी की हर चाल सटीक और सोची समझी थी। कुछ देर बाद नारंगी रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह मेरी आखिरी चाल है और आपको सहमत। महाराज ठिठक गए, फिर हल्के गर्व से बोले, रानी, यह तो कई परेशानियों के कारण मेरा ध्यान भटक गया, नहीं तो हमें शतरंज में कोई हरा नहीं सकता। और उन्होंने तुरंत एक और बाजी की मांग की। प्यारे दोस्तों, नारंगी रानी ने इस बार चेतावनी दी, महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। लेकिन महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने सोच लिया, इस बार जीत निश्चित हमारी ही होगी। बाजी शुरू हुई। पहली चाल नारंगी रानी की, दूसरी महाराज की, और तीसरी चाल पर रानी ने अचानक कहा, महाराज, वजीर से सीधे राजा को घेरने की योजना बन रही है। तुरंत अपने सेनापति को कहिए, जासूस भेजें। दक्षिण दिशा से कोई राज्य हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। तंबू गढ़े जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, महाराज चौंक कर बोले, रानी, शतरंज के बीच यह कैसी बातें। तभी नारंगी रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी देर ना कीजिए महाराज, सेनापति को तुरंत ही आदेश दीजिए। राजा ने नारंगी रानी की बात मानते हुए सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, दक्षिण दिशा की खबर तुरंत लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि वहां के हालात क्या हैं। आदेश पाते ही सेनापति ने कुछ सैनिकों को दक्षिण दिशा की सीमा की खबर लेने भेजा। कुछ समय बाद वे सैनिक लौटे और सूचना दी, महाराज, दक्षिणी सीमा पर दूसरे राज्य की सेना ने पड़ाव डाल रखा है। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। हमें सतर्क रहना होगा। सेनापति ने तुरंत यह खबर महाराज तक पहुंचाई। समाचार मिलते ही विक्रम सिंह ने युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। प्यारे दोस्तों, फिर वे सीधे नारंगी रानी के पास पहुंचे और बोले, छोटी रानी, आप हमें लगातार चकित कर रही हैं। बताइए, आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे आप आसपास होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती हैं। आप कितने रूप रखती हैं, यह रहस्य क्या है। प्यारे दोस्तों, नारंगी रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, अभी ज्यादा मेरे विषय में ना सोचें और ना ही दूसरी सेना की चिंता करें। इस समय बस युद्ध की तैयारी कीजिए। विजय आपकी ही होगी। समय आने पर सब कुछ हूबहू स्पष्ट हो जाएगा। महाराज ने रानी की बात मान ली और सेनापति को आदेश दिया, युद्ध की पूर्ण तैयारी योजनाबद्ध तरीके से हो। हर गतिविधि की सूचना तुरंत मुझे दी जाए। तैयारी शुरू हुई और कुछ ही दिनों बाद शत्रु सेना ने नवलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। मगर राजा और नारंगी रानी की रणनीति के आगे उनके सभी प्रयास विफल हो गए। प्यारे दोस्तों, नवलगढ़ की सेना रणभूमि से विजय होकर लौटी। शत्रु के अनेक सैनिक मारे गए और जो बचे वे बंदी बना लिए गए। प्यारे दोस्तों, राजमहल में जीत की खुशी से उत्सव का वातावरण था। हर ओर सजावट, गीत संगीत और जयकार की गूंज थी। इसी उमंग के बीच राजा ने नारंगी रानी की ओर देखकर कहा, छोटी रानी, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आप तो धन्य हैं। तभी नारंगी रानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, यह विजय पहले से ही निश्चित थी। उनका आक्रमण करना व्यर्थ था। आप एक सच्चे योद्धा हैं और आपकी सेना अनुशासित कुशल है। नेतृत्व आपने बखूबी किया। तभी राजा ने सराहना भरे स्वर में कहा, नहीं रानी, यह सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। तभी नारंगी रानी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, महाराज, यह सबकी मिलीजुली कोशिशों का परिणाम है, अकेले मेरा नहीं। प्यारे दोस्तों, रात का समय था। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। पास ही बैठी रानी रत्नावती और रानी माधवी भी राजा और नारंगी रानी की बातें सुन रही थीं। अब रत्नावती रानी के मन में पिछले कुछ दिनों से हल्का बदलाव आया था। अब वह मानने लगी थी कि छोटी रानी में सचमुच कुछ विशेषता है। उसके लिए अब नारंगी रानी पहले से कुछ अधिक सुंदर भी लगने लगी थी। परंतु माधवी रानी के मन में एक डर था। वह जानती थी कि रानी के मन में कुछ न कुछ छिपा है। उसके लिए अब नारंगी रानी पहले से कुछ अधिक सुंदर भी लगने लगी थी। परंतु माधवी रानी के मन में एक डर था। वह जानती थी कि रानी के मन में कुछ अधिक सुंदर भी लगने लगी थी।
अब भी वही ईर्ष्या और क्रोध था। प्यारे दोस्तों, रात गहराई उत्सव समाप्त हुआ। सब अपने अपने कक्षों में लौटने लगे। महाराज नारंगी रानी के कक्ष में ही विश्राम कर चुके थे, पर नारंगी रानी की आंखों में दूर तक नींद नहीं थी। तभी बाहर से धीमी सी आहट आई, जैसे किसी के कदम महल के संगमरमर पर पड़ रहे हों। तभी नारंगी रानी ने खिड़की से झांक कर देखा, मगर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वह बिना आहट किए कक्ष से बाहर निकली। गलियारे में निस्तब्धता थी, केवल दीवारों पर टिमटिमाती मशालें जल रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, तभी फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा कि माधवी रानी के कक्ष का दरवाजा खुला और एक साया बाहर निकला। चांदनी की हल्की रोशनी में चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, पर वह माधवी रानी ही थी, जो सावधानी से इधर उधर देखते हुए अपने कक्ष से कहीं जा रही थी। नारंगी रानी ने मन ही मन सोचा कि इतनी रात और इस तरह छुपते छुपाते आखिर माधवी रानी कहाँ जा रही है। और नारंगी रानी ने भी कदमों की आहट को थामे हुए दबे पांव उसका पीछा करना शुरू किया। तभी दिखा कि बगीचे के बीचों बीच दूर एक आदमी खड़ा था, जो साफ नहीं दिख रहा था। माधवी रानी सीधे उसके पास पहुंची और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गले लग गई। नारंगी रानी पास खड़े एक पेड़ की छांव में छुपकर यह दृश्य देखती रही। प्यारे दोस्तों, नारंगी रानी की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, मानो यह दृश्य वह पहले से ही देख चुकी हो और अब बस पुष्टि कर रही हो। कुछ समय बाद दोनों अलग हुए और धीमे धीमे बगीचे से निकलकर बावड़ी की ओर बढ़ने लगे। नारंगी रानी ने भी फिर से उनका पीछा शुरू किया। बावड़ी तक पहुंचकर माधवी रानी और उस आदमी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर अचानक वे दोनों कहीं गायब हो गए। नारंगी रानी ने चारों ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा और कई दरवाजे थे, लेकिन किस दरवाजे से वे भीतर गए, यह दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी नारंगी रानी धीमे स्वर में खुद से बोली, कोई बात नहीं, राजमाता ने जो बताया है उसकी पुष्टि आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। दोनों का कहीं पता ना लगने पर वह महल लौट आई। प्यारे दोस्तों, अपने कक्ष में लौटकर नारंगी रानी ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसकी नजर बगल में गहरी नींद में सोए महाराज पर पड़ी। उसके मन में महाराज के प्रतिभाव उमड़ आए कि महाराज, आप कितने निष्कपट और निर्मल हैं। आप कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। आपके जीवन में किसी को भी पीड़ा देने का कोई उदाहरण नहीं है, और आपको तो यह भी आभास नहीं है कि मैं यहां सिर्फ आपके हर अहित को रोकने के लिए ही आई हूं। और मन ही मन कहने लगी कि किसी के आंसुओं ने मुझे इस महल तक खींच लाया है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? नहीं, आप नहीं जानते और कैसे जानेंगे भी, क्योंकि आपको तो यही बताया गया है कि राजमाता अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह सच नहीं, राजमाता जीवित है, क्योंकि सच्चाई को कितना भी छुपाया जाए पर उसकी गंध दूर तक अवश्य जाती है। प्यारे दोस्तों, मन ही मन यह सोचते हुए नारंगी रानी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या राजा विक्रम सिंह कभी जान पाएंगे कि वह आदमी कौन है, और रानी माधवी उस आदमी से आधी रात को क्यों मिलती है, और जिस रानी को उन्होंने वचन देकर अपनाया है उसकी असल पहचान क्या है, और अगर जान भी लिया तो फिर क्या होगा? एक और युद्ध या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरे राजमहल की नींव को हिला देगा? तो दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वह सब कुछ सामने आएगा जो कभी इस महल की दीवारों में दफन कर दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी का पहला भाग बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और कमेंट में आपकी राय अवश्य दें। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। राधे राधे।